अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून में बयानिए के हवाले से इख्तलाफात की खबरें तो बड़े अरसे से चल रही हैं। पार्टी के अंदर मुज़ाहमत और मुफाहमत वाले रहनुमाओं के दरमियान एक कशमकश भी जारी है। वो ये बात करते हैं, कभी खुलकर करते हैं, कभी छुप कर करते हैं, मगर पार्टी के अंदर एक मियां नवाज शरीफ का लंदन ग्रुप और दूसरा शहबाज शरीफ का ग्रुप भी कहलाता है। मरियम नवाज अपने वालिद के मुज़ाहमती बयानिए को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ मुफाहमत के साथ मामलात हल करना चाहते हैं। ये काफ़ी दफ़ा ये बात कही जा चुकी है। इसके ऊपर जितने भी आप इसको प्रोटेस्ट कर लें पीएमएलएन के कुछ लोग, मगर इसी तरीके से है। इसी पर पार्टी के अंदर अब आपको वाज़ेह तकसीम भी नजर आ रही है। मरियम नवाज किसी सूरत में मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है। टेम्परेरीली ज़रूर एक वो ब्रेक लेती हैं, खामोश होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो आके जब स्टेटमेंट देती हैं तो असर नौ वहीं से उनकी बात का आगाज होता है। पिछले साल मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट में गैर मशरूत तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के हक में वोट दिया था, मगर आज मरियम नवाज ने इसको गुनाह करार दे दिया और ये भी कहा कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं थी। लेट्स वॉच मरियम नवाज। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। ओके, ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि ये ऐसे ही नहीं कह दिया मरियम नवाज ने कि कैसी सवाल हुआ और ऐसे जवाब दे दिया। ये सोच समझ के जवाब दिया उन्होंने और फिर मौका भी मिला उनको इसके बाद दोबारा सोचने में। उन्होंने ट्वीट किया और फिर यही बात की। ये भी रिपोर्ट हुआ कि मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी जिसने आर्मी चीफ को तौसीह के लिए वोट दिया। बाद में मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में वजाहत की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नून लीग का हिस्सा नहीं, उनका जीना मरना नून लीग के साथ है, बाकी सब सच है। यानी जो चांस था, जो मौका था इस बात को रीविजिट करने का, उसको रीविजिट करके भी मरियम नवाज ने वही बात की। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में नून लीग ने वोट दिया था, मगर मरियम नवाज के नजदीक ये गुनाह है। आपको हाल ही में हमने ये देखा कि नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का एक इंटरव्यू मंजरे आम पर आया, जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ ग्रुप की मुफाहमाना पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग असाइनमेंट पर है और ये भी उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो आईन और कानून पर यकीन नहीं रखते। लेट्स वॉच हिम। इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है अपने जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते। वो जो 6-7 लोग हैं वो ये भी मैं रिमाइंड कराती चलूं कि जावेद लतीफ वही शख्सियत हैं जिनकी पिक्चर मरियम नवाज अपनी डीपी पे लगा के कई दिन तक अपने ट्विटर अकाउंट को यूज करती रही हैं और ये भी कुछ अर्सा पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब ने शो कॉज नोटिस भेज दिया इस स्टेटमेंट के बाद, और उसके बाद मरियम नवाज से जब इनके बारे में सवाल किया गया जावेद लतीफ साहब के हवाले से भी आज उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। कि जावेद लतीफ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे। हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। मरियम नवाज कुछ बता भी रही हैं, फिर नहीं भी बता रही। एग्जैक्टली क्या हो रहा है सब नून लीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फरिया आपका शुक्रिया, लेकिन आपने दोनों काबिल एहतराम पॉलिटिशियन बना ले। अब दोनों ने अपनी अपनी जमातों के कसीदे पढ़ने हैं और मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं पढ़ सकता। मरियम साहबा ने, मुझे समझ में नहीं आती यार, नून लीग इतनी पुरानी जमात है, उनमें इनके सगा चचा हैं। सगा चचा गालबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने तो सबको गुनाहगार करार दे दिया है। पूरी की पूरी असम्बली मरियम नवाज साहबा के मुताबिक गुनाहगार है। कहता है गुनाह कर उस जगह, खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। तो पहले तो नून पूरी असम्बली मेरा ख्याल है जाके कुफारा अदा करे, किसी साहिब इल्म के पास जाए। और सुना है बाद में ख्वाजा सफदर साहब ने कहा था उन्होंने कि जी हमने कुरान उठाया है, इस गुनाह करने का हम बता नहीं सकते।
तो मरियम नवाज साहबा को ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए जो गुनाहगारों की अमाज गाह हो जाए। बकौल उनके, मैं हरगिज नहीं कह रहा, मेरे लिए काबिल एहतराम है। दूसरी तरफ वो खुद फरमाती हैं कि मैं उस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं थी जिसने एक्सटेंशन दी है। भाई वो मुस्लिम लीग नून नरेंद्र मोदी की थी क्या? इसका फैसला मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे मुताबिक है। तो क्या अब वो जिन्होंने गुनाह किया है मरियम साहबा के मुताबिक, क्योंकि वो गुनाह इसलिए नहीं कर सकी, उसकी रीजन भी बना देता हूं। मेरे इल्म के मुताबिक वो नहल है, असम्बली की रुकन नहीं है, वरना ये गुनाह उन्हें भी मजबूरन करना पड़ना था, क्योंकि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ही दे सकता था जो कौमी असम्बली का रुकन हो। रुकन असम्बली का वो बन सकता है जो अदालतों से सदा याफ्ता ना हो। अब ये मरियम साहबा बेहतर बता सकती हैं कि जिन्होंने ये गुनाह किया था, क्या उनको उन्होंने कोई शोकस दिया उनकी पार्टी ने? क्यों, तो ये तो गलती नहीं है, ये गुनाह है। गलती और गुनाह में बहुत फर्क है। गलती हम गुनाहगार लोग हैं, हमसे हो जाती है, लेकिन गुनाह करके कुरान में हलफ लेना कि ये बताएंगे नहीं, तो ये अल्लाह ताला माफ करे, ये तो किसी शरन आलम दीन से पूछना होगा। सो अली गौहर बलोच साहब, ये कौन कौन से गुनाहगार हैं आपकी जमात में? देखिए प्रिया, अपना भट्टी साहब जाहिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका एक अपना तरीका और स्टाइल है बात करने का, जाहिर है वो अपनी राय रखते हैं और उनको पूरी आज़ादी है वो अपना तबसरा करें। देखिए गुजारिश ये है कि जहाँ तक मरियम नवाज साहबा ने बात की है, बिल्कुल हमारी पार्टी एक, आपको पता है, कौमी पार्टी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है कौमी असम्बली में, और पंजाब में बिलखसूस आप देख लें कि हमारा मैंडेट चुराए जाने के बावजूद भी इस वक्त अली गौहर बलोच साहब, ये तमाम बातें आपकी सराखों पर, लेकिन पहले गुनाहगारों के नाम बताएं। ये भट्टी साहब नहीं कह रहे, ये मरियम नवाज ने कहा है, आपकी लीडर ने कहा है। जब ये मामला हमारी पार्टी में डिस्कस हुआ था, आपको याद है कि जिस वक्त पिछले आर्मी चीफ थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, और जब उनकी एक्सटेंशन का मामला आया था तो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी और यही फैसला किया था। और वो आर्मी चीफ कई दफा अनाउंस कर रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अपनी रिटायरमेंट से नवंबर में वो रिटायर हुए, 26 नवंबर 2016 में, और उन्होंने फरवरी में ट्वीट करवाई DGISPR से कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन खबरें आती रही। आप ठीक कह रहे हैं। अभी इधर बताएं, अभी क्या हुआ? ये तो एक्सटेंशन दिए हुए भी 2 साल हो गए, क्या वजह क्या है? मुझे बात करने, मैं आप कई सवालोों के जवाब दे रहा हूँ, मुझे मुझे मौका देंगे। देखिए गुजारिश ये है कि उन्होंने बिल्कुल आर्मी चीफ साहब को जब पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं दे, जाहिर है उन्होंने भी बावकार तरीके से कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो इसमें तो जाहिर है हर एक बावकार बंदा इसी तरह से मतलब है, तो वो करना भी उनका हक भी यही बनता है। देखिए दूसरी बात ये है कि अभी बाजवा साहब की बात आई एक्सटेंशन की, उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, आपको पता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी कि भाई ये असेंबली लेजिस्लेशन करे, क्योंकि पहले से लेजिस्लेशन प्रॉपर तरीके से मौजूद ना है और उसमें सुकम है, तो लिहाजा असेंबली लेजिस्लेशन करे। अब असेंबली में लेजिस्लेशन ये करनी थी कि वो इख्तियार किसको देती है। असेंबली ने ये लेजिस्लेशन की कि हम ये इख्तियार वज़ीर आज़म को देते हैं कि वो जिसको एक्सटेंशन दे या ना दे। उसके बाद तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का जो बेहतर है वो क्वेश्चन है कि आप लोगों ने एक्सटेंशन दी, आप लोगों ने खुशी खुशी एक्सटेंशन दी पूरी जमात ने, आज मरियम नवाज क्यों कह रही है ये गुनाह है? भी आता हूँ मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने असम्बली ने, कौमी असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिया फैसला करने का, कानून साजी की कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दिया जाता है कि वो किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन करें या ना करें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप ये बात कर रही है कि मरियम नवाज, हमारी पार्टी में जब कोई मामला डिस्कस होता है तो बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, उसमें इख्तिलाफ राय भी होता है। जरूरी तो नहीं कि हर बात की जब मुशावरत होती है तो उसमें एक मामले के ऊपर कुछ लोगों की राय जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ। आपकी क्या राय है अली गौहर बलोच साहब, आपकी क्या राय है? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जिस भी
सरकारी ऑफिसर की जब रिटायरमेंट का टाइम हो जाए और उसके अगर दीगर जूनियर आपने वोट नहीं दिया था, आप नहीं थे वो एक पार्टी का मुतफिका फैसला था, जाहिर है उस पार्टी के मुतफिका फैसले पर तो फिर मनो अमल करना चाहिए। मुतफिका फैसला था, अभी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था, मरियम नवाज भी समझती है, तो मुतफिका फैसला किसने कर दिया? जी, मुतफिका फैसला ये था कि जब हमारी पार्टी में मुशावरत हुई तो उस वक्त कुछ लोगों की राय थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों की राय थी कि हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर फैसला जब हो गया, जब पार्टी में डिसाइड हो गया तो फिर वो सबका फैसला है, वो फिर मेरा फैसला भी है और फिर सबका फैसला है। ठीक है, लेकिन आज भी अगर मेरी आप जाती राय पूछे तो मैं मरियम साहिबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आर्मी चीफ को, कोई भी आर्मी चीफ हो, उनकी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जो उनके नेक्स्ट बनता है, जिसकी पेनल्टी बनती है उसको आना। राइट, आलिया हमजा भी इस्लाहात को भी मुस्तरद किया मरियम नवाज ने, वो भी देख लीजिए। कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहां से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप एक जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फायदा नहीं। आली साहबा, ये लग रहा है कि अपोजिशन की तरफ से आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने जा रही है किसी भी मामले पर, चाहे उनके अंदर कंफ्यूजन जो भी हो पार्टी के अंदर, आप लोगों के खिलाफ सब यूनाइटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगी बात मैं सुन नहीं सकी, लेकिन मुझे टॉपिक का ज़ाहिर है थोड़ा सा आइडिया ये हो गया। देखिए, हम बात तो करते थे ना नून और शीन की, तो फिर आज नून और शीन वाली बात सामने आ गई है। ये हर रोज़ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिनसे पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून कोई और है और मुस्लिम लीग शीन कोई और है। वैसे तो मेरे लिए कोई इतनी बात, कोई इतनी इनकी जो है ना, मतलब इनकी बात को हमको ख़ास इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि अगर तो मैं इनके बारे में बता दूँ, सबको पता है कि ये आती हैं कोई एक ऐसी वो बकौल फवाद चौधरी साहब के, उसमें कोई ऐसा लतीफ़ा छोड़ देती है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इन्होंने जब डील करनी होती है तो इनका ट्विटर साइलेंट मोड पर चला जाता है। इन्होंने जब डील करनी होती है तो ये जुबैर साहब के पास को, जनरल्स के पास गुलाब जामुन खाने को भेज देती हैं। इन्होंने जब डील करनी होती है तो ये वो कंगी शंगी लगा के, सूटेड बूटेड होके ये वहीं पर ही वोट देने चले जाते हैं, और जब मजामत करनी होती है तो ये आकर ये स्टोरियां स्टार्ट कर देती हैं, और खुद बकौल इन्हीं के कि जी मजामत होगी तो मफामत होगी। तो इनका तरीकाकार अब किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि काम ये डील के लिए मिन्नते तरले भी करते हैं, और फिर वही मैं बता दूं, पीर पगाड़ा साहब कहते थे ना कि ये पांव पकड़ लेते हैं जब इनको काम होते हैं और वैसे ये गले पकड़ लेते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और ला ताल्लुकी की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है मियां साहब की स्टेटमेंट? मियां साहब ने क्या कहा था? मियां साहब ने कहा था मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है, वो जाने और वो जवाब दें। यानी मियां साहब ने अपने बच्चों से लाताल्लुकी कर ली थी। बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा ये बाप की जायदाद से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमारे दादाजी की जायदाद है। शहबाज शरीफ साहब से टीटी स्कैंडल में पूछते हैं कि आपकी बेगम साहिबा ने ये जो है कहां से टीटियां लगी हैं, तो वो कहते हैं मेरी बीवी और बच्चों से आप उनका हिसाब ले लें, इनके लिए जो भी है आलिया साहिबा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपके साथ ऑपोजिशन में है, इनको अपने साथ मिलाकर ही चल रहा है ना। अगर नहीं साथ बैठेंगे तो कैसे आपने इंतखाबी साथ करनी है? मरियम बीबी की स्टेटमेंट आती है, अब एक और स्टेटमेंट कल आती है राना तनवीर साहब की। हुकूमत ने ईवीएम पर ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर करते हुए, कायल करते हुए दलाइल दिए तो हम मान जाएंगे। अब ये शहबाज शरीफ साहब ग्रुप ये कह रहा है, तो मरियम बीबी क्या कह रही है? देखिए, हम तो सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर आके इनका एक तर्जुमान एक बात करते जैसे सदरे मुस्लिम लीग शीन ग्रुप। इट डज नॉट मैटर टू यू कि आपके साथ वो नहीं बैठेंगे, रिजेक्ट करें, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर, नहीं फरिया नहीं, मैं सिर्फ एक बात करके, जो शहबाज शरीफ जो आपने देखा है शीन ग्रुप के जो सदर हैं, वो आकर कहते हैं जो बात करते हैं, अगले दिन इन्हीं की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है तो इनकी जाती राय जो कौमी हुकूमत पर बात होती है। अब आ जाए, मरियम बीबी तो ना अहल है असेंबली से, मरियम बीबी तो किसी पार्लिमानी कमेटी का क्या, किसी पार्लिमानी नेगोशिएशन का हिस्सा बन ही नहीं सकती हैं। कल इनकी पार्लिमानी कमेटी जाकर असद कैसर साहब के साथ मिली है। हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं और हम इनको ये दावत दे रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर आकर हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, आप आए अपनी तजवीज़ पेश करें। तो इनका जो ग्रुप है वो तो बैठने को तैयार है।
सारे, जिस तरह नाना तनवीर साहब की स्टेटमेंट बताइए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के हक में, तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि जो पार्लियामान का ग्रुप है वो आएगा, वो बैठेगा और वो मफाहमत भी जरूर करेगा और वो आगे भी बढ़ेगा। राइट। सो भट्टी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक दफा कहा कि अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर कुछ लोग बाहर बैठे हैं। जरा सुनिए प्राइम मिनिस्टर को। यूरोप होता है कि कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। भट्टी साहब, ये वही स्टेटमेंट्स नहीं है जो पहले भी देते रहे हैं, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स के बाद किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? पाया मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल वजह से आवाज नहीं क्लियर आ पा रही। जी भट्टी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बिठा लेगी हुकूमत सबको साथ? देखें फरीहा, मैंने एज ए जर्नलिस्ट कमो बेशतर 10-15 इलेक्शन कवर किए हैं, शायद इससे भी ज्यादा किए होंगे। आपको पता 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून लीग की गई। बदकिस्मती ये है कि मुझे समझ नहीं आती, ये क्रेडिट मैं इमरान खान को देने पर मजबूर हूं कि उन्होंने इस्लाहात की बात की। आज तक किसी ने इस्लाहात की कोशिश नहीं की। खुदा के वास्ते इसमें छोड़ दे, ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इसमें अपोजिशन को बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। भाई जिस 18 के इलेक्शन पे आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, हुई भी होगी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन गलत कह रही है, 13 में भी 12 और उससे 8 भी। अगर इस रात का मौका तो खुदारा इस गोल्डन चांस से फायदा उठाए। आप अपने आईटी के एक्सपर्ट ले आए, आईनी एक्सपर्ट ले आए, बैरून मुल्क से ले आए। 50 साल से जो धांधली का रोना है उसको तो बंद करे। मैं ये नहीं कहता इमरान खान की सारी बातें मान ले, अपने आईटी के एक्सपर्ट ले आए, अपने आईनी एक्सपर्ट ले आए। हर इलेक्शन में दर्जनों लोग कत्ल हो जाते हैं, डस्के के इलेक्शन में 2 लोग मारे गए। यार खुदारा, इस धांधली के खिलाफ आप इल्जाम लगा रहे हो कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, तो वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं आए इस्लाहत करे। इस्लाहत ना करना, मेरा ख्याल है इसमें ये 10 दफा ना माने, लेकिन हुकूमत को इसमें नरम रवैया करते हुए बार बार इस्लाहत की दावत देनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई कमी बेशी है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मशीन में खासी कमी बेशी है, उसको बैठ के दूर करे, उस खामियों को दूर करे। दूसरा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मोहतरमा अभी मरियम नवाज साहबा का आपने शॉर्ट चलाया था, उन्होंने कहा धांधली की पैदाइश जिस सुराख से होती है उसको बंद करना होगा। तो 3 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, हमें कम से कम उस सुराख का तो बता दें, ये सुराख हो कहाँ से है, क्योंकि इस सुराख की वजह से 3 दफा तो ये भी कामयाब हो गए हैं, 3 दफा पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है, 4थी दफा पीटीआई आ गई है। डिक्टेटरों को तो हम मानते ही नहीं, कम से कम उसकी निशानदेही तो कर देनी चाहिए ना, ताकि लोगों में इब्हाम ना रहे। लोग ये हम पूछ लेते हैं, लेकिन एक आपकी ट्वीट भी आज आपसे डिस्कस करनी है। आपने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट की है 5:49 PM पे, अहम शख्सियत एक जिले के दौरे पर गए, खाना 5000 का बिल दे दी, टिप दे दी, अच्छी बात, खुश हो गए होंगे। साहब ने कहा कि 9 लाख की रसीदें बनाकर लाओ। अब आपने आगे फिर लिखा है कि क्या कह रहे हैं, अब आप मुझे बता दें भट्टी साहब, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे किसे बड़े हैं, ऐसे किसे रहने दे। मैं ट्वीट पे कायम हूँ। उस दौरे पर गए, 5 लाख कुक ने खाना बड़ा अच्छा बनाया, उस पर कहा गया, ये एक कड़वा सच है। मैं गलती से पिछले 3 जो हुक्मरान जमाते रही हैं, जब डिक्टेटर को तो हम मुशर्रफ को मानते ही नहीं, मैं पिछली फरीहा बल्कि आपसे भी रहनुमाई चाहूँगा, जब से ये जमहूरियत पाकिस्तान में आई है, डिक्टेटर को तो हम मानते नहीं। मैं इन तीनों पे एक किताब लिखनी शुरू कर दी है कि इन्होंने क्या क्या वादे किए और कितने कितने पूरे नहीं किए। एक ट्वीट ये बता दिया मैंने, वो मौजूदा भी अहम होते पर फायदा है। एक और वाकया बना देता हूँ। एक मुल्क का वजीर आजम थे, वो कोयटा गए, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ओकेर और फरीहा इदरीस मेरे जानने वाले थे। वो बेचारे परेशान हो गए कि यार साहब आ गए, इनका मूड अच्छा नहीं लगता, किसी बात पे वो नाराज हो गए। उन्होंने उसके कहा कि साहब ने सुबह उठना है, नाश्ता क्या करते हैं। उनके लिए हेलीकॉप्टर लाहौर भेजा गया, पाए खद्दे
और चावल हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे कोटे से उड़ा और लेकर गया। ऐसे किसे तो खुदारा है। इस मुल्क में ताकतवर की करप्शन हलाल है, गरीब आदमी का सच भी झूठ है। तो ये छोड़े, इनके बड़े किस्से हैं। अब वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ा अच्छा बयान दिया जिसे मैं अप्रिसिएशन देता हूँ। रिश्वत लेने और देने वाले देने से गैरत चली जाती है। हम देखते हैं कि किस किस की गैरत गई है। अल्लाह करे, क्योंकि जो गैरत चले जाए तो आदमी बेइज्जत हो जाता है। अल्लाह ताला सबको गुनाहों से बचाए। हराम खाना बड़ा जुर्म है। मुझे पता है वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे तो उन्हें पहचान लेंगे। नाम नहीं बता रहे भट्टी साहब आप, हम गैस कर लें थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखें फरीहा, कितनी आला शख्सियत है, आला तरीन शख्सियत पंजाब की। देखें आला तरीन शख्सियत ही दौरे करती हैं। मेरे जैसा गरीब आदमी को तो दौरे पड़ते हैं महंगाई का, बिजली का बिल देख के, गैस का बिल देख के, ग्रोसरी का बिल देख के, बच्चों की फीस देख के। और दौरे को ताकतवर ही करेंगे ना, मैं और आप तो नहीं करेंगे। हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो कवरेज करने जाते हैं। वो वैसे पहुंच वहां गई है। लेकिन मैंने इसके बाद 2-3 और वाकयात बताऊंगा, होश उड़ाने वाले। इस वक्त अवाम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। अली कौर बलोच साहब, PMLN ने ये कहा है कि वो बाकायदा एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ। ये किस तरीके का एहतजाज होगा और क्या आप समझते हैं इससे महंगाई कम हो सकेगी? देखें फ्रिया, अभी मोहतरमा को आपने क्वेश्चन किया, मेरी कोलीग तशरीफ फरमा है आपके साथ प्रोग्राम में, और वो सवाल गंदम जवाब चना, आप इलेक्शन रिफॉर्म पे बात कर रही थी, वो करप्शन पे बात कर रही थी। तो करप्शन में इनको भी आईना दिखाना चाहिए कि ये अलग बात है कि आप नैब न्याजी गठ जोड़ के जरिए अगर अरबों रुपए पाकिस्तान के चीनी और आटे में खा गए हैं, और अगर आप अरबों रुपए आपने कोरोना के पेंडेमिक में जो बाहर से ग्रांट आई उसमें 12 खरब का आपने पाकिस्तान को चूना लगाया, आपने BRT पेशावर में स्टे ऑर्डर के पीछे अरबों रुपए खा के छुप गए हैं, फॉरेन फंडिंग केस में आपने अरबों रुपए खाए हुए हैं, और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो आपके वज़रा लाइन में खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पाकिस्तान का इदारा आप कठपुतलियों से आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो आप करप्शन नहीं कर रहे। ये इमरान नियाजी की ATM की जेबों में जो पैसा जा रहा है, और जिस बुरे तरीके के साथ पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस चीज की मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह से एक बेहुदा तरीके के साथ आज पाकिस्तान में क्या कैसे रोकें इस करप्शन को? क्या आप इस करप्शन, देखे तमाम मसलों का एक ही हल है कि पाकिस्तान में वही जमहूरियत बहाल हो जो पाकिस्तान के कानून और आइन की रूह के मुताबिक है, जिसका कायदे-आज़म ने कहा था, और जिसका आज मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन रिफॉर्म पे जितनी मर्जी मीटिंग्स कर ले, लेकिन जब तक वो सुराख नहीं बंद होंगे, ये वही सुराख बता दें जो भट्टी साहब ने सवाल उठाया था, ये है कौन से सुराख? सुने वो सुराख ये है जिनका ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट में जो जिक्र किया कि ये नैब का जो इदारा है ये पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये नैब का वो इदारा है जिसके जरिए लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं। ठीक है, वो मुक्तदर हल्के जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं उसको सोबताज करते हैं। अगर वो मुक्तदर हल्के जब तक होश के नाखन नहीं लेंगे, पाकिस्तान में ना जमहूरियत बहाल होगी, पाकिस्तान में ना ही मतलब है कि वो जो मतलब है कि वोटों की करप्शन, मैं तो उसको कहूंगा कि जिससे लोगों के वोट की पर्ची को के तकद्दुस को पामाल किया जो आपने बातें की है पाकिस्तान के ऊपर कठपुतलियां मुसल्लत की जाती हैं। खुलकर आपका बयानिया सामने आ गया। ये पॉइंट है, इस पे मैं भट्टी साहब से कमेंट लूंगी, लेकिन आर्या साहब हम बात महंगाई की कर रहे थे। आप लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। एक थोड़ी सी आपके आगे ये पेश करना है कि इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.4% है। भारत में महंगाई की शरह 5.23% है। बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5.58% है। अफगानिस्तान में महंगाई की शरह 5.32% है। श्रीलंका में 4.42 है। भूटान में 7.67 है। मालदीव्स में महंगाई की शरह 1.61 है और नेपाल में महंगाई की शरह 4.02% है। सो पूरी दुनिया में जो महंगाई हो रही है आलिया साहिबा, उसमें हम सबसे आगे हैं।
थैंक यू। अच्छा, मैं अब बिल्कुल, एक तो आपने मुझे क्लिप सुनवाया था नौकरियों वाला शहबाज शरीफ साहब का, और एक आपने सुनाया था कि जी महंगाई का तूफान आ गया, और एक आपने बात की है। अब मैं एक डेटा दे रही हूँ। लेबर फोर्स सर्वे आया है 2019 का, 18-19 का, और वर्सेस 2018-17-18 जो PMLN का गवर्नमेंट थी। 23 लाख नौकरियां जो है ना लास्ट ईयर ऑफ PMLN के उससे ज्यादा हुई हैं। ठीक है। दूसरा सर्वे आया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो आपका ये लास्ट नवंबर में आया था, नवंबर 2020 के अंदर, और उसमें भी ये कहा गया था कि हमने रिकवर कर लिया है। जहां पर रिकवर, जो कोविड की वजह से अनएम्प्लॉय हुए थे, हमने उनको दोबारा से जॉब्स दे दिए, और उसमें सिर्फ ये आया था कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रहे तो दैट इज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। एक तो बात ये आ गई नौकरियों के ऊपर, जो शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कहते हैं, और मैं बार बार PMLN के हर बंदे को कहती हूँ, प्लीज हमें कोई ऐसा फिगर, एक डेटा दे दें। टेक्सटाइल्स आपकी अब जा रही है, IT सेक्टर आपका अब जा रहा है, एक्सपोर्ट्स आपकी अब जा रही है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम के ऊपर है, तो नौकरियां बढ़ेंगी ना, कम नहीं होंगी। एक लॉजिकल सी बात है। अब आ जाए, आपने बिल्कुल एक कंपैरेटिव डेटा दिया, एक कंपैरेटिव डेटा मैं भी आपको देती हूँ। हमारे यहाँ पर बार बार हमें यहाँ जितना होता है ना, सब ये कहते हैं हमने घी, चीनी, तेल बढ़ा दिया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी। ये नहीं हमें बताते कि हम तो इंपोर्ट पर चले गए ना हर चीज की। हम तेल भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आटा भी, हमारी जो बम्पर क्रॉप होने के बावजूद हमें वो भी बाहर से मंगवाना पड़े, हमें चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। द रीजन इज कि आप एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी छोड़ के गए। उस चीज का मतलब ये है कि जब दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन 40% बढ़ेगी तो पाकिस्तान पे उसका इंपैक्ट आएगा। खान साहब क्यों बार बार एग्रीकल्चर, गंदुम की आज बम्पर क्रॉप आ रही है, मकई की बम्पर क्रॉप आ रही है, जो हमारा जिसे कह लें जो कपास बिल्कुल तबाह हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ एक सेकेंड, वो हमारी 10 मिलियन बेल्स हम एक्सपेक्ट करें, जो हमारी चीजें थी वो बेहतरीन दालों जो हम यहां उगा रहे हैं, हम उसमें भी अच्छे उसमें जा रहे हैं। बट द रीजन इज, एक छोटा सा कंपैरेटिव डेटा, फिर आप प्लीज भट्टी साहब के पास चले जाएगा। ऑयल की कीमतें दुनिया में 178% बढ़ रही है, और हम कंट्रोल करके बढ़ा रहे हैं। शुगर 56% बढ़ रही है, आप यहां पर देखें हम 18% बढ़ा रहे हैं। कुकिंग ऑयल आपका 76% बढ़ा है, हम तकरीबन कोई 19-20% बढ़ा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ले लें, वर्ल्ड वो ले लें, 40% फूड इन्फ्लेशन हो गई है। हम दो चीजों से लड़ रहे हैं, हमें दुनिया से चीजें खरीदनी भी पड़ती हैं, इसलिए हम महंगे हैं, और दूसरा हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करके 65%। So let me go to भट्टी साहब, ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट कंसिस्टेंट है कि हम उतने महंगे नहीं हैं जितना दुनिया की वजह से हमें करना पड़ता महंगा। फरीहा, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में नहीं किसी और मखलूक में रहता हूँ, मरीख में रहता हूँ। मुझे शायद पाकिस्तान के अंदाजा नहीं है रेटों का। मैं पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ, कभी पाकिस्तान गया नहीं। हाँ, दुनिया से कंपैरिजन करना चाहिए। मैं वो एक दफ़ा UK में गया था, तो वो जो पेट्रोल डालता था ना, वो 6 घंटे पर आवर 6 पाउंड लेता था, और उसकी मिनिमम इनकम महीने की 2 लाख थी। एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक सेलमैन की, एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक सेलमैन की। यहां मैक्सिमम 70% लोगों की इनकम है 30,000 से कम। 70% लोगों की इनकम है 30,000 से कम। वहां एजुकेशन भी फ्री, वहां हेल्थ भी फ्री। अगर आप बेरोजगार हो जाए तो पैसे भी। मुझे यहां कोई एक स्कूल बताए जिसमें किसी वजीर सरकारी स्कूल का बेटा पढ़ता हो, जहां 90% दुनिया से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा पैसा तो इंडिया से बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर भाई आप दालें और फ्रूट बाहर से मंगा रहे हैं तो ये आपकी नाहली है। आपका ज़राई मुल्क है 70%, आप 3 सालों में इसको सेट ही नहीं कर सके। आप अपनी नाकामियों का बोझ कब तक पिछले वालों को देंगे? मैं आपको फरीहा कहता हूं, अपने कैमरामैन से पूछे उसकी तनख्वाह कितनी है। चले सिंपल सवाल दोनों मेहमानों से, 70% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है। एक शख्स है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बुढ़ापे में माँ बाप जिंदा है, जिसको एक को फालिज हुआ है, एक माँ बीमार है, उसकी बिनाई कम है, वो कैसे जिएगा जिंदगी? मुझे बता देना। इन्होंने तो इतनी अच्छी महंगाई का क्विकली से जवाब ले लें।
यस, उसको हम ये तो नहीं बता सकते कि हमने 80% नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ 30% बढ़ाया है। हम दो तरह से काम करें। भट्टी साहब ने कहा है ना कि हम 3 सालों में, हमने 3 सालों में यही किया कि गंदम की पैदावार आज बम्पर क्रॉप हो रही है इन द हिस्ट्री। कॉटन जो तबाह हो गई थी वो हमारी हम तो कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कंपैरिजन में ही बता रही हूँ। कॉटन की आपकी पैदावार अच्छी हो रही है क्योंकि 60% आपका टेक्सटाइल है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज द फार्मर। आज 1100 अरब उसे चावल की कीमत सही मिल रही है, गंदम की कीमत सही मिल रही है, गन्ने की कीमत सही मिल रही है। ये बहस हम दोबारा रख लेते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसके ऊपर यकीन डिटेल में बात